और सबसे पहले मैम तो आप ये कंफर्म कीजिए 2025 विधानसभा चुनाव आप पुनः महुआ से लड़ने जा रही है या नहीं? बिल्कुल मैं पूरी तैयारी के साथ हूँ और बाकी 25 में चुनाव लड़ना है ये मेरे नेता तय करेंगे कि हम मुझे किस रूप में वहाँ से, अगर पार्टी मेरे में विश्वास करती है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी के साथ हूँ और आगे भी रहूँगी और नेता का जो निर्णय होगा मैं नेता के साथ हूँ। नहीं, मैं ये सवाल आपसे इसलिए भी पूछ रहा था कि खबर चल रही है कि आसमा प्रवीण 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। नहीं, ऐसा मेरी तरफ से कोई अभी तक ऐसा कुछ घोषणा नहीं है और मुझे बस अभी संगठन के लिए काम करना है वर्तमान में और 25 की तैयारी के साथ हूँ मैं। अच्छा मैम, हम अगर डेवलपमेंट की दृष्टिकोण से अगर देखें तो आपको क्या लगता है कि महुआ में वो कौन से 3 काम हैं जो हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन अगर आसमा प्रवीण चुनाव जीत कर आती है तो सबसे पहले वो 3 काम महुआ के लिए होंगे? कि महुआ में 2 प्रखंड है, 2 ब्लॉक है और उसमें तकरीबन 34 पंचायत हमारे होंगे और एक नगर परिषद जिसमें 25 के करीब वार्ड हैं। लेकिन आप देखते हैं कि महुआ के जो सुदूर गांव से जो फीमेल कभी मार्केटिंग के लिए महुआ आती है, महुआ प्रखंड में आती है, क्योंकि महुआ ही एक चेहरा कला और महुआ तो बड़ा बाजार हम लोग का महुआ ही है। जब वहाँ आती है तो उनको देखते हैं शौचालय की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, उनको इतनी परेशानी, अगर जो महिला सुबह 10 से 11 बजे घर से निकल जाती है और लौट के 5 बजे जाती है अपने घर को वापस, तो उस दरमियान उनको इतनी परेशानी होती है तो मैं बता नहीं सकती हूँ। तो बतौर फीमेल किसी भी चीज़ के लिए, विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि महिला सुरक्षित हो और महिला के सुख सुविधा के लिए देखा, जो देख रही हूँ बच्चों की अभी व्यवस्था पढ़ाई की, शिक्षा की, तो उसमें घोर कमी है। सरकार व्यवस्था दे रही है, मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल भी है, इतनी सारा व्यवस्था के बाद भी जो लाइनअप होने चाहिए बच्चों को, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए, वो उनको सुख सुविधा नहीं मिल रही है। तो मेरा फोकस शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा इमरजेंसी हो जाती है और तब मरीज का प्राइमरी ट्रीटमेंट भी वहाँ होना मुश्किल हो जाता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था अभी उपलब्ध है उसे सुचारू रूप से और अच्छे तरीके से करने की जरूरत है? जी बिल्कुल, स्वास्थ्य में बहुत कमी है वहाँ पर। इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लीजिए एक अनुमंडल अस्पताल है और रात में टेक्निकली जरूरत होती है वहाँ पर अनुमंडल ही अस्पताल में कि सर्जरी किया जाए, तो वो व्यवस्था नहीं हो पा रही है। वहाँ से रेफर होते हैं मरीज। अब मुझे लगता ही नहीं कि मैं महुआ की प्रत्याशी हूँ, मुझे लगता है मैं महुआ की बेटी हूँ जिनकी आवश्यकता है और मैं वहाँ पहुँच पाऊँ, तो मेरे लिए उससे बड़ा कुछ नहीं है। मेरा परिवार महुआ के लोग हैं, महुआ विधानसभा है। कि आप एक डॉक्टर भी हैं, उसके साथ पॉलिटिक्स में भी पूरी तरह से एक्टिव है आप, तो कितना मुश्किल होता है दोनों को एक साथ मैनेज करना? बिल्कुल, लोगों का अलग अलग डिमांड है, पॉलिटिक्स में अलग डिमांड है और यहाँ नर्सिंग होम में अलग डिमांड है। तो मेरे साथ कोऑर्डिनेशन है, डॉक्टर्स की टीम है और मेरे हस्बैंड हैं। सबसे बड़ी बात है उनका सहयोग रहता है। तो जब मैं आपके क्षेत्र के लोगों का कहना है मैम कि अगर किसी भी इवेंट में अगर आसमा प्रवीण को आप बुलाते हैं तो उनका पहला कमिटमेंट यही होता है कि आप वर्तमान विधायक मुकेश रोशन वहाँ आ रहे हैं या नहीं। अगर वहाँ जाते हैं तो आप वहाँ नहीं जाती है। ये वर्तमान विधायक जी से आप कभी मिलके पूछिएगा मेरे बारे में, मेरे नेचर के बारे में, कि जब वो मुझे सामाजिक स्तर पे कहीं मेरे से मुलाकात होती है तो वो प्रणाम बाद में करते, मैं प्रणाम उनको पहले करती हूँ। और जहरीली शराब एक बड़ा मुद्दा बन चुका है मैम। आपके क्षेत्र में भी जहरीली शराब से बहुत लोगों की मौत भी हुई है पिछले दिनों। आपको नहीं लगता कि जो शराबबंदी कानून है इस पर पुनः एक बार विचार होना चाहिए? देखिए, शराबबंदी जो हुई पूरी तरह से बिहार में इम्प्लीमेंट हुई। अगर मैं आज पॉलिटिक्स में सक्रिय राजनीति में हूँ तो ये शराबबंदी की देन है। ये पहला, इस्लाम धर्म हो या सनातन धर्म हो, बौद्धिज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, सारे धर्मों में शराब को हराम बोला गया है कि शराब पीना हराम है। शराब से एक तो सोसाइटी से मदद नहीं मिलती है, तब तक वो इम्प्लीमेंट किया हुआ जो भी कानून होता है वो फुलफिल नहीं होता है। नमस्कार, मैं हूँ शैलेश और आप न्यूज़ फॉर स्टूडियो के माध्यम से हमें देख पा रहे हैं और आज हमारे साथ है पूर्व विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर आसमा प्रवीण जी। मैडम, सर्वप्रथम आपका बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश भाई। और सबसे पहले मैम तो आप ये कंफर्म कीजिए 2025 विधानसभा चुनाव आप पुनः महुआ से लड़ने जा रही है या नहीं? बिल्कुल, मैं पूरी तैयारी के साथ हूँ और बाकी ये चीज़ है, मैं जनता दल यूनाइटेड की अभी वर्तमान में प्रदेश महासचिव हूँ और पूर्व प्रत्याशी महुआ विधानसभा 2028 में मैंने लड़ा था और अभी बतौर कार्यकर्ता मैं जदयू के संगठन में हूँ
और संगठन का एक दायित्व अलग होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी अलग होती है। बाकी 25 में चुनाव लड़ना है, ये मेरे नेता तय करेंगे कि हम मुझे किस रूप में वहाँ से भेजेंगे विधानसभा के लिए। लेकिन अगर पार्टी मेरे में विश्वास करती है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी के साथ हूँ और आगे भी रहूँगी। और नेता का जो निर्णय होगा मैं नेता के साथ हूँ। नहीं, मैं ये सवाल आपसे इसलिए भी पूछ रहा था कि खबर चल रही है कि आसमा प्रवीण 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। नहीं, ऐसा मेरी तरफ से कोई अभी तक ऐसा कुछ घोषणा नहीं है और मुझे बस अभी संगठन के लिए काम करना है वर्तमान में और 25 की तैयारी के साथ हूँ मैं। अच्छा मैम, हम अगर डेवलपमेंट की दृष्टिकोण से अगर देखें तो आपको क्या लगता है कि महुआ में वो कौन से 3 काम हैं जो हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन अगर आसमा प्रवीण चुनाव जीत कर आती है तो सबसे पहले वो 3 काम महुआ के लिए होंगे? अभी तो एक सबसे बड़ी बात है महुआ विधानसभा के लिए, जो 3 काम बहुत महत्वपूर्ण मेरी नज़र में थी। वहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जब महुआ हम लोग का अभी अनुमंडल है और साथ में नगर परिषद भी हो गया है, लेकिन मैं देखती हूँ बतौर फीमेल मुझे जो एहसास होता है कि महुआ में 2 प्रखंड है, 2 ब्लॉक है और उसमें तकरीबन 34 पंचायत हमारे होंगे और एक नगर परिषद जिसमें 25 के करीब वार्ड हैं। लेकिन आप देखते हैं कि महुआ के जो सुदूर गांव से जो फीमेल कभी मार्केटिंग के लिए महुआ आती है, महुआ प्रखंड में आती है, क्योंकि महुआ ही एक चेहरा कला और महुआ तो बड़ा बाजार हम लोग का महुआ ही है। जब वहाँ आती है तो उनको देखते हैं शौचालय की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, उनको इतनी परेशानी। अगर जो महिला सुबह 10 से 11 बजे घर से निकल जाती है और लौट के 5 बजे जाती है अपने घर को वापस, तो उस दरमियान उनको इतनी परेशानी होती है तो मैं बता नहीं सकती हूँ। तो बतौर फीमेल किसी भी चीज़ के लिए, विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि महिला सुरक्षित हो और महिला के सुख सुविधा के लिए देखा जाए। सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ मैम कि जो मुद्दा आप खुल के उठा रही है, शौचालय जो सेंसिटिव मुद्दा, जो लोग बोलने से बचते हैं, उसके खुले तौर पे आप बता रही कि हाँ मुझे सबसे पहले वो करना है। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले तारीफ करना चाहता हूँ मैम। अगला मुद्दा मैम जी, और नेक्स्ट है कि वहाँ एजुकेशन जो है, एजुकेशन का स्तर मुझे अपने लगा कि 2018 से मैं वहाँ पर उस विधानसभा की हर पंचायतों में और हर जगहों पे मैं जाती हूँ और जो देख रही हूँ बच्चों की अभी व्यवस्था पढ़ाई की, शिक्षा की, तो उसमें घोर कमी है। सरकार व्यवस्था दे रही है, मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल भी है, इतनी सारा व्यवस्था के बाद भी जो लाइनअप होने चाहिए बच्चों को, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए, वो उनको सुख सुविधा नहीं मिल रही है। तो मेरा फोकस शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा रहेगा पहला। फर्स्ट तो मेरा ये शौचालय वाला, सेकंड शिक्षा और थर्ड है मेरा हेल्थ के ऊपर। महिला महुआ में अभी मेडिकल कॉलेज का तो घोषणा हो गया है और बहुत तेजी से बन भी रहा है, लेकिन अभी भी समय लगेगा वहाँ मेडिकल कॉलेज आने में। लेकिन जो स्वास्थ्य का व्यवस्था लोअर स्तर पे होना चाहिए, पीएससी लेवल पे, अनुमंडल लेवल पे, वो व्यवस्था की घोर कमी है। वहाँ से अगर रात में 2 बजे इमरजेंसी हो जाती है और तब मरीज का प्राइमरी ट्रीटमेंट भी वहाँ होना मुश्किल हो जाता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था अभी उपलब्ध है उसे सुचारू रूप से और अच्छे तरीके से करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य में बहुत कमी है वहाँ पर। इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लीजिए एक अनुमंडल अस्पताल है और रात में टेक्निकली जरूरत होती है वहाँ पर अनुमंडल ही अस्पताल में कि सर्जरी किया जाए, तो वो व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। वहाँ से रेफर होते हैं मरीज। और एक मैं तो ठीक है, मैं पॉलिटिक्स में हूँ, राजनीतिज्ञ हूँ, सोशल समाज से भी जुड़ी हूँ, लेकिन साथ साथ मैं चिकित्सक भी हूँ और स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। तो रात में मेरे पास रात में 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे के करीब तकरीबन हफ्ते में 3 से 4 इमरजेंसी केस महुआ से रेफर आती है और मुझे करना पड़ता है ऑपरेशन। तो ये सब बेसिकली आज के दौर में, और रेफरल हो उस जगह से, तो मान लीजिए कि अगर इमरजेंसी हो, मान लीजिए इमरजेंसी अवस्था 2 बजे रात में हो और कहीं रेफर में 1 घंटे का दूरी हो, इमरजेंसी हो, तो 1 घंटे में तो जननी, जच्चा और बच्चा दोनों को कुछ भी हो सकता है, दोनों प्रॉब्लम में हो सकते हैं। इसी का काउंटर सवाल है मेरा, मतलब अगला सवाल है हमारा कि आप एक डॉक्टर भी हैं, उसके साथ पॉलिटिक्स में भी पूरी तरह से एक्टिव है आप, तो कितना मुश्किल होता है दोनों को एक साथ मैनेज करना? बिल्कुल, एक सबसे पहले तो एक डॉक्टर हूँ, साथ साथ पॉलिटिशियन और सक्रिय पॉलिटिक्स, जैसे राजनीति में सक्रिय पॉलिटिक्स में हूँ। यही एक वजह है कि मैम मैं आपका इंटरव्यू करने आया हूँ, क्योंकि आप बहुत ही सक्रिय हैं और प्रखंड लेवल पर जो सर्वे मैंने अभी भी जांचा देखा भी है कि जो वर्तमान विधायक है उससे ऊपर आपका नाम आता है। नहीं,
अपने लोग जैसे जिन्होंने मुझे मैंडेट दिया, 50,000 वोट्स हमारे आए और 20 में इतना प्यार मिला वहाँ के जो भी जनता, अपने मेरे महुआ के खासकर जनता, मुझे लगता ही नहीं कि मैं महुआ की प्रत्याशी हूँ, मुझे लगता है मैं महुआ की बेटी हूँ। बिल्कुल इसी तरह। और जो एक्सपेक्टेशन रहती है लोग के सुख दुख में, या कभी लगता है कि रात के 2 बजे भी जिनकी आवश्यकता है और मैं वहाँ पहुँच पाऊँ, तो मेरे लिए उससे बड़ा कुछ नहीं है। मेरा परिवार महुआ के लोग हैं, महुआ विधानसभा है, और मुझे लगता है जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि बेटी को तो दर्द होता है ना अपने परिवार के लिए, तो उसी प्रकार मुझे महुआ के लिए एक अटैचमेंट है। बहुत थकने के बाद भी, 18-20 घंटा काम करने के बाद भी, अगर 2 बजे रात में भी महुआ के लोग फ़ोन अगर किए तो मुझे नहीं लगता है, इरिटेशन नहीं होती है। जैसे आप जानते ही हैं कि मैं चुनाव हार गई हूँ, लेकिन उसके बाद भी कभी नहीं लगा कि मैं वहाँ की विधायक नहीं हूँ। आज तक मुझे लगता है कि मैं वर्तमान में विधायक ही हूँ महुआ की। आप उस सवाल पे कंटिन्यू करते, कैसे दोनों प्रोफेशन को एक साथ मैनेज आप कैसे कर पाती हैं? बिल्कुल, दोनों का अलग अलग डिमांड है। पॉलिटिक्स में अलग डिमांड है और यहाँ नर्सिंग होम में अलग डिमांड है। तो मेरे साथ कोऑर्डिनेशन है, डॉक्टर्स की टीम है और मेरे हस्बैंड हैं। सबसे बड़ी बात है उनका सहयोग रहता है। तो जब मैं क्षेत्र जाती हूँ और कुछ ऐसा इमरजेंसी परिस्थिति आ जाती है, तो बड़ा हॉस्पिटल है, प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म है, और भी रेस्ट डॉक्टर, सर्जन, ये सारी की व्यवस्था है। तो ऐसा क्रिटिकल अवस्था में तो मैनेज हो ही जाता है। लेकिन जहाँ लगता है कि नहीं मुझे रहना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मरीज को देखना और उनका ट्रीटमेंट देना, तो मैं यहाँ भी रहती हूँ और विधानसभा में भी। आपके क्षेत्र के लोगों का कहना है मैम कि अगर किसी भी इवेंट में अगर आसमा प्रवीण को आप बुलाते हैं तो उनका पहला कमिटमेंट यही होता है, क्या वर्तमान विधायक मुकेश रोशन वहाँ आ रहे हैं या नहीं। अगर वहाँ जाते हैं तो आप वहाँ नहीं जाती है, ये लोगों का कहना है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मुकेश, कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं ना, तो लोग तो कहेंगे, लोग मानते नहीं है, लोग कहते ही रहेंगे। लेकिन वर्तमान विधायक जी से आप कभी मिलके पूछिएगा मेरे बारे में, मेरे नेचर के बारे में, कि जब वो मुझे सामाजिक स्तर पे कहीं मेरे से मुलाकात होती है तो वो प्रणाम बाद में करते, मैं प्रणाम उनको पहले करती हूँ। और वो हमारे विधायक है, मैंडेट उनको मिला विधायक बनकर का, उनसे कोई राइवलरी नहीं है मेरी। प्रॉब्लम बात यह है ना मैम कि हम पत्रकार हैं मैम, हमारा काम है जो चाय की दुकान पे जो चर्चा हो रही है उसे आप लोगों से पूछ लेना, तो मैं इसी वजह से आपसे नहीं, बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है, लेकिन मेरी तरफ से ऐसा कोई भी इस तरह का नहीं है। अंदर जैसे कि मन के अंदर इस तरह की भावना होती है कि वो वहाँ जाएंगे, नहीं अब मैं नहीं जाऊँगी, ऐसा कोई भावना नहीं है। मुझे अच्छा लगता है कि वो जाते और मैं भी जाऊँ। तो बहुत सारे ऐसे सामूहिक कार्यक्रम में मैं और विधायक जी दोनों साथ रहे, रिबन भी काटे वहाँ। जहरीली शराब एक बड़ा मुद्दा बन चुका है मैम, आपके क्षेत्र में भी जहरीली शराब से बहुत लोगों की मौत भी हुई है पिछले दिनों। आपको नहीं लगता कि जो शराबबंदी कानून है इस पर पुनः एक बार विचार होना चाहिए? देखिए, शराबबंदी जो हुई पूरी तरह से बिहार में इम्प्लीमेंट हुई। अगर मैं आज पॉलिटिक्स में सक्रिय राजनीति में हूँ तो ये शराबबंदी की देन है। अच्छा, ये मेरा पहला ये था कि शराबबंदी, मतलब नीतीश कुमार से आप इंस्पायर पहली बार इसी मुद्दे पे हुई थी? बिल्कुल, शराबबंदी की वजह से ही मैं आज पॉलिटिक्स में हूँ, वरना मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस, मैं पदस्थापित भी थी सदर अस्पताल हाजीपुर में ही। मुझे नौकरी छोड़ के सक्रिय राजनीति में आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे बच्चों को, मेरे लिए और सोसाइटी के लिए काम करने के लिए मेरा ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा था। उसके बावजूद भी मैं आई यहाँ, क्योंकि मैं 2016 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में शराबबंदी का अनाउंसमेंट किया और उसके बाद बिहार में पूर्णतः शराबबंदी का इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गया, तब मुझे लगा कि नहीं, कोई इस तरह से भी दुनिया में पुरुष हैं कि इस तरह का वो स्टेप निकल जाते हैं बिना अपने बारे में सोचे हुए। क्योंकि अगर आप देख लीजिए, इस्लाम धर्म हो या सनातन धर्म हो, बौद्धिज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, सारे धर्मों में शराब को हराम बोला गया है कि शराब पीना हराम है। शराब से एक तो मानसिक स्थिति आपकी खराब हो जाती है, मेडिकली भी बतौर डॉक्टर अगर मैं सोचती हूँ तो शराब का देना है लीवर खराब होना, किडनी खराब होना, ब्रेन हैमरेज हो जाना, बहुत तरह की बीमारी शराब से शराब का ये है, और समाज की कुरीति। मैम, हमारा सवाल ये था कि जहरीली शराब एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। मैं उसी पे आ रही थी, क्योंकि ये इसके पहले मुझे आपको बताना होगा, फीडबैक देना होगा कि क्या चल रहा है और कैसे हो रहा है। तो जब शराबबंदी इम्प्लीमेंट हो गया और सारे जगहों पे उनके लिए शराबबंदी का सज़ा भी, पनिशमेंट भी बहुत हार्ड है, और लोग को चौक चौराहे पे शराब, आप देखते होंगे 16 के पूर्व में कि शराब पी के, मैं खुद एक बतौर फीमेल डॉक्टर सदर अस्पताल में मैं जब थी, तो जब मैं ओपीडी करती थी तो ओपीडी में बहुत सारी फीमेल्स आती थी, मेरी बहनें आती थी मुझसे दिखाने के लिए। तो पता चलता था, जब मैं उनसे पूछती थी
तो उनको फीमेल वायलेंस का शिकार होना पड़ता था। उनके पति दिन भर काम करते थे, रात में खाना का डिमांड करते थे, अच्छे खाना का। जब वो नहीं प्रोवाइड कर पाती थी, उनको थप्पड़ मारते थे, बहुत तरह का वायलेंस उनके साथ होता था। और जब पूछने में आता था, देखने में आता था कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनके बदन पे अच्छे कपड़े नहीं हैं, खाने को भी ठीक से नहीं मिलता है। लेकिन शराबबंदी का रिजल्ट ये हुआ कि वही फीमेल जिनके अंदर तकलीफ होती थी, वो फीमेल मेरे पास बहुत बार आई मुस्कुराते हुए कि नहीं दीदी, मेरे पति को डर है कम से कम, अब आते हैं तो पैसा भी देते हैं, मेरा घर भी सुचारू रूप से चल रहा है, हमारे बच्चे भी कपड़े पहन रहे हैं और अच्छा खाना भी बन रहा है। वही फीमेल का ये दूसरा वर्जन था। लेकिन आपका सवाल है, मैं उस मुद्दे पे आती हूँ, आपका सवाल है कि जहरीली शराब। अब है कि शराब तो बंद हो गया, लेकिन ये पूरी तरह कैसे बंद हो, इसके बारे में एक योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहिए। तो इस मसले पे जब तक हमारी और समाज के लोगों की मदद नहीं मिलेगी, कोई भी गवर्नमेंट अगर कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करती है, सोसाइटी से मदद नहीं मिलती है, तब तक वो इम्प्लीमेंट किया हुआ जो भी कानून होता है वो फुलफिल नहीं होता है। तो उसी के क्रम में कुछ लोग शराब छुपा कर बेचते हैं, या जिसको रिक्वायरमेंट है, जिनको एडिक्शन हो गया शराब का कि शराब के बिना काम नहीं चलेगा, तो वो गलत काम कर रहे हैं, गलत तरीके से छुपा के वो गलत शराब बना रहे हैं। तो इसमें देखने का बात है। और हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार नोटिस कर रही है। तो हो सकता है, क्योंकि मैं अभी सरकार में हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के पार्टी के नेता हूँ, लेकिन सदन में नहीं हूँ, तो बहुत सारी चीज़ मुझे नहीं पता रहती है। तो बट मैम ये कहना है कि कानून बनाना जिनकी जिम्मेदारी है, इम्प्लीमेंट कराना भी तो उन्हीं की जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी आगे फ्यूचर में इस बात का जरूर संशोधन करेंगे, और हम कार्यकर्ता, जो भी जदयू के कार्यकर्ता हैं, जब आप बीजेपी के साथ आ जाएंगे उसके बाद इसमें भी और हम जितने भी जदयू के कार्यकर्ता, जो जमीनी लेवल के कार्यकर्ता हैं, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार आग्रह करेंगे कि इसको देखा जाए। क्योंकि हम लोग अगला विधानसभा हो या फिर लोकसभा चुनाव, क्या एनडीए के साथ आप लोग जा रही हैं या फिर इंडिया के साथ? ये हमारा आखिरी सवाल। अभी चर्चा चल रही है। आज 26 जनवरी है, मीडिया में चर्चा चल रही है। आप भी मीडिया के लोग हैं, आप मेरे से ज़्यादा अच्छा बताएंगे। एक्चुअली अंतरात्मा कब जग जाता है, शायद आप लोग को ज़्यादा पता होगा मैम। ये मीडिया वाले बताएंगे, क्योंकि आप लोग सारे लोग से आप मिल रहे हैं, और मैं डॉक्टर हूँ। आप देख रहे हैं कि अभी भी आपके सामने ही 10 मिनट पहले ऑपरेशन करके आपके साथ बैठी हूँ, ऑपरेशन करके आई हूँ। अपने क्षेत्र के ही मुखिया मेरे, उनकी बेटी उनकी हुई है, तो आज ऑपरेशन करके आ रही हूँ। मुझे बहुत कुछ नहीं पता है, आने दीजिए, वक्त समय बताएगा। ओके मैम, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।